Hello, welcome everyone to INPS classes. Today we are going to take up the questions asked on percentage in various past papers of MCA entrance exams of various universities. Now, we start with the first question. The question says rupees 395 is divided among A, B, C such that B gets 25% more than A and 20% more than C. Then share of A is. Okay. Now ये क्वेश्चन कह रहा है कि 395 रुपये जो हैं वो ए बी सी के बीच में इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं कि बी को 25% ए से ज़्यादा मिल रहा है और 20% सी से ज़्यादा मिल रहा है. अब इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका, हम ए बी सी ले लेते हैं. सी को सब आप एज्यूम करिए कि 100 रुपीज़ मिल रहे हैं. तो बी जो है, बी गेट्स 25% मोर देन ए एंड 20% मोर देन सी. तो बी को सी से 20% ज़्यादा मिल रहा है. तो सी का 20% हुआ 20 रुपया, 100 का 20% 20 रुपया. तो इसको 20 रुपया ज़्यादा मिल रहा है तो बी को मिलेगा 120 रुपया. और फाइनली वो कह रहा है बी को ए से 25% ज़्यादा मिल रहा है, माने बी को ए का 125% मिल रहा है. 25% ज़्यादा माने 125% मिल रहा है ए का. तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा, अब बी को मिल रहा है 120. तो 120 इंटू 100 अपॉन 125. 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100 और 5 2 ज़ा 10, 4 ज़ा. सो 24 4 ज़ा इज 96. तो ए को अगर हमने सी को एज्यूम किया 100, बी को एज्यूम किया 120, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 96. तो ए को मिल रहा है 96. अब ये हमारा एज्यूम जो ए बी सी को टोटल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 100 प्लस 120 कितना हुआ? 220. 220 प्लस 96 कितना हुआ? 316. ये टोटल 316 हो गया. लेकिन एक्चुअली में कितना मिल रहा है? टोटल 395 मिल रहा है. 395 मिल रहा है. तो हमारा जो ये 316 जो हमने एज्यूम किया है वो एक्चुअली 395 के बराबर है. तो जो हमारी एज्यूम मानी हुई वैल्यू जो हमने ली थी ये 316 आ रही है, लेकिन होनी चाहिए 395. तो हमको ए का शेयर निकालना है. ए का शेयर 96 है, तो 96 कितना होना चाहिए? अब आप देखिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. 316 हुआ एक्चुअल इक्वल टू 395, तो 96 कितना होगा? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, माने ये अगर कम हो रहा है तो यहां पर भी कम होगा. अगर ये ज्यादा होता तो ये भी ज्यादा होता. तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माने 395 अपॉन 9 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 316. ये हमारा आंसर आएगा. सो 395 इंटू 96 अपॉन 316. $79 $79
24। अब 79 5 जा 395, सो 25 4 जा कितना होगा, 24 इंटू 5 120। सो ए को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 120, तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर 120। फिर से मैं समझा दूं, ए बी सी तीन लोग हैं, ए को सी से 20% ज़्यादा मिल रहा है तो सी को अगर 100 मिलता है तो बी को 120 मिल रहा है, ए को बी को 25% ज़्यादा ए से मिलता है तो बी को 125% ऑफ ए मिल रहा है, तो ए की वैल्यू ही 120 इंटू 100/125 जो कि 96 के बराबर है। तो ए को मिल रहा है 96। अब इसका टोटल आ रहा है 316, लेकिन 316 एक्चुअली टोटल कितना है, 395 के बराबर है, तो हमको ए का शेयर चाहिए 96 कितने के बराबर होगा, तो 96 इस पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 96 इंटू 395 डिवाइडेड बाई 316 विल गिव अस द वैल्यू ऑफ वॉट, तो वो कैलकुलेट किया तो 120 आ रही है, तो ए का शेयर 120 होगा। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A candidate gets 71% votes and wins the election by 765 votes. If there are two candidates, then the total number of votes is. अब देखिए, अगर दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को 71% वोट मिला, टोटल हमेशा 100% होता है, तो अगर एक को 71% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 100 माइनस 71, 100 माइनस 71 तो होगा 29%, तो दूसरे को मिलेगा 29% वोट। अब यह बता रहा है कि जिसको 71% वोट मिला वो 765 वोट से जीत रहा है। सपोज एक को 71 वोट्स मिले 100 में से, तो दूसरे को मिले 29 वोट्स, दोनों का डिफरेंस आता है कितना, 42, दोनों का डिफरेंस है 42, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना दिया है, क्योंकि वो 765 वोट से जीत रहा है, माने 42 एक्चुअली बराबर है 765। अच्छा, आप यहां पर देखिए, ये मिसप्रिंट था पेपर में, ये 765 नहीं 756 होना चाहिए, इसको आप जरा चेंज कर लीजिएगा, ये पेपर में गलती थी, इसमें 765 के बदले एक्चुअल 756 है, तो 42 जो एक्चुअली है वो जो डिफरेंस आया वो 756 वोट्स का डिफरेंस है। तो हमको चाहिए टोटल वोट्स, टोटल वोट्स हमने कितने कहे थे, 100, तो 100 कितना होगा। अब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, 42 से बढ़ा है ये 100 तो 756 भी बढ़ेगा, दोनों तरफ इंक्रीज है, यहां पर इंक्रीज है तो इधर भी इंक्रीज होना चाहिए, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे और ये मल्टीप्लाई होगा, माने जो आपकी वैल्यू यहां पर आएगी वो 756 इंटू 100 अपॉन 42, तो ये आया सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, तो 36 इंटू 5
160 और एक जीरो ये, तो 1600, तो सॉरी 1800, तो ये टोटल हो गया 36 इंटू 50 1800, तो हमारे यहां पर आंसर है ए 1800। आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक कैंडिडेट को अगर 71% वोट मिलते हैं तो दूसरे को टोटल 100% वोट में से 71 माइनस किया तो 29% वोट मिले। तो दोनों का डिफरेंस 71% और 29% ये होता है 42। लेकिन हमको जो ए कैंडिडेट था, वो जो फर्स्ट कैंडिडेट था, वो 756 वोट से जीतता है। माने ये 42 जो डिफरेंस है, जिससे ये ज़्यादा है, इससे वो 756 के बराबर है। तो टोटल वोट्स 100 कितने के बराबर होंगे? सो 756 इंटू 100 अपॉन 42, ये जिसकी वैल्यू आ रही है 1800। सो टोटल 1800 वोट्स। ओके, coming to question number 3. The question is, a man spends 75% of his income. If his income is increased by 20% and he increased his expenditure by 10%, his savings percentage is increased by. तो कह रहे हैं कि एक आदमी है जो अपने इनकम का 75% खर्च कर देता है। अब उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो अपना एक्सपेंडिचर जो खर्च करता है वो भी वो 10% से बढ़ा देता है। तो उसकी बचत जो है, सेविंग्स जो है, वो कितने परसेंट से बढ़ती है, ये हमें जानना है। अब ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर निकालें, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो हमको मिलेगी सेविंग। सपोज इनकम उस आदमी की 100 थी, वो उसका 75% खर्च कर देता है। तो इसमें से हम 75 निकालेंगे तो उसकी सेविंग 100 माइनस 75 हो जाएगी 25। अब उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 20% से। 100 का 20% कितना होता है? 20। तो अब उसकी नई इनकम हो जाती है 120। अच्छा, वो अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है 10% से। ये पुराना एक्सपेंडिचर था 75, तो 75 का 10% कितना होगा? 7.5 होगा। तो ये इतना इंक्रीज हो जाता है। तो अब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया? 82.5। अब 120 माइनस 82.5 ये उसका होगा नया सेविंग्स। तो नई सेविंग्स कितनी हुई? $37.5। अब हमको फाइंड करना है उसका परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। अब आप एक चीज समझ लीजिए, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज ग्रेटर इज ऑलवेज गिवन एज बिगर क्वांटिटी। बी से मैं लिख रहा हूं बिगर क्वांटिटी, माइनस एस माने स्मॉलर क्वांटिटी, अपॉन स्मॉलर क्वांटिटी इंटू 100। बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करिए, डिवाइडेड बाय छोटी क्वांटिटी स्मॉलर क्वांटिटी, और सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आपका परसेंटेज इंक्रीज आएगा। तो यहाँ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 37.5 माइनस 25, बिगर माइनस स्मॉलर, अपॉन स्मॉलर 25 इंटू 100। So 12.5
into, so this gives me 12.5. So bigger minus smaller upon smaller into 100. So (12.5) into 4, so that will give me 50%. So the percentage increase in his savings or his saving percentage has increased by 50%. तो हमारा आंसर बी होगा 50%. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the total number of candidates at an examination if 31% fail and the number of those who pass excess or exceed the number of those who fail by 247? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक एग्जामिनेशन में 31% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और जो पास होते हैं वो फेल होने वाले कैंडिडेट से 247 ज़्यादा हैं. तो हमको पता करना है कि टोटल नंबर कैंडिडेट कितने थे जिन्होंने एग्जाम दी थी. अब अगर टोटल, अब हम सपोज 100 लेते हैं, टोटल कैंडिडेट्स हम 100 लेते हैं सपोज, टोटल कैंडिडेट्स 100. अब उसमें से फेल हो रहे हैं 31%. अब 100 का 31% होगा 31, तो पास कितने होंगे 100 माइनस 31, तो ये 69 पास हुए. अब वो बोल रहे हैं कि जो पास होते हैं वो फेल होने वालों से 247 ज़्यादा है. हमारे पास पास होने वाले कितने हैं 69, फेल होने वाले कितने हैं 31. ये एक्चुअली बोल रहा है लेकिन इक्वल है 247 के. सो 38 इक्वल्स टू 247. (69 माइनस 31) जो हमारे पास आ रहा है वो 38 है, लेकिन एक्चुअल 247 स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं पास होने वाले फेल होने वाले से. तो 38 अगर 247 के बराबर है तो हमने टोटल लिया था 100. 100 कितने के बराबर होगा? फिर देखिए ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इधर भी इंक्रीज होगा. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है फिर से, तो इसके अंदर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. जो वॉट की वैल्यू माने हमारे टोटल की वैल्यू आएगी वो होगी 247 इंटू 100 अपॉन 38. सो 247 इंटू 100 अपॉन 38. सो टोटल वैल्यू आ गई हमारी 650. सो जो 100 टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 650 हैं. सो आवर आंसर इज सी, दैट इज 650. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर.
in an election between two candidates, the candidate who gets 30% of the votes polled is defeated by 15,000 votes. What is the number of votes polled by the winning candidate? एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, एक जिसको 30% वोट मिलते हैं वो 15,000 वोट से हार जाता है। तो हमको ये जानना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो विनिंग कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जीता है, उसको कितने वोट मिले हैं। अब फिर से अगर हम सपोज करें कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100 है, तो जो हार रहा है लूजर, जो लूजर है उसको 30% मिल रहा है, तो 100 का 30% हुआ 30। तो जो जीत रहा है विनर, उसको 100 माइनस 30 माने बाकी 70 वोट्स मिलेंगे। अब ये कहते हैं कि जो जीत रहा है, जो हार गया है एक्चुअली, वो 15,000 वोट से हारा है। अब यहां पर जो हारने वाला कितने वोट से हार रहा है, 70 माइनस 30, 40 वोट से। लेकिन एक्चुअली वो हारा है 15,000 वोट से। तो जो हमारा 40 है वो एक्चुअली इक्वल टू है 15,000। तो हमको ये जानना है कि कितने वोट जीतने वाले कैंडिडेट को मिले। जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं, 70। तो 70 बराबर कितना। अब फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, 40 से बढ़ गया 70, तो 15,000 से यहां पर कुछ बढ़ेगा। अब देखते हैं, ये फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। दिस इंटू दिस अपॉन 40 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, जो हमें फाइंड करना है। तो 15,000 इंटू 70 अपॉन 40, सो वी गेट 26250 जो कि ऑप्शन सी है। सो जीतने वाले कैंडिडेट को 26250 वोट्स मिले हैं। सो आवर ऑप्शन इज सी। फिर से अगर देखें, टोटल के वोट्स अगर 100 हैं, हारने वाले को 30 वोट्स मिले हैं, तो जीतने वाले को 100 माइनस 30 माने 70 वोट्स मिलेंगे। जो हारने वाला है वो जीतने वाले से 40 वोट्स से पीछे है, तो लेकिन एक्चुअल में वो 15,000 वोट से पीछे है। तो जो हमने एज्यूम करके वैल्यू रखी थी 40 जिससे वो हारा है, वो एक्चुअली 15,000 के बराबर है। तो जो 70 जीतने वाले कैंडिडेट की वैल्यू 70, तो 70 कितने के बराबर है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 15,000 इंटू 70 अपॉन 40, ये आपको वैल्यू देगा ये क्वेश्चन मार्क की। तो ये आ रहा है वैल्यू 26250। Okay, so 26250 is the answer. Moving to the next question. In measuring the side of a square, an error of 5% in excess is made. The error percent in the calculated area is. अच्छा, ये बोल रहे स्क्वायर का एक साइड है, उसको हमने जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो एक्चुअल वैल्यू थी, उससे 5% ज़्यादा ले लिया। तो हमने जो उसकी स्क्वायर की एरिया तब कैलकुलेट की, वो उसमें कितना परसेंटेज एरर आएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, परसेंटेज एरर is equal to error upon
ट्रू वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला ये है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। ना स्क्वायर आप जानते हैं, स्क्वायर में अगर एक साइड ए है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सपोज हम ओरिजिनल जो ए है उसकी वैल्यू 100 लेते हैं, तो ये होनी चाहिए थी, तो एरिया उसकी स्क्वायर की निकलती 100 स्क्वायर माने 10,000। 100 स्क्वायर माने 10,000। अब हमने साइड को मेजर करने में हमारी 5% इन एक्सेस जितना है उससे 5% ज्यादा की हमारी एरर हो गई। तो अभी हमने साइड लिया था 100, इसका 5% कितना होता है 5। तो हमने जो साइड लिया वो 100 देने के बदले हमने उसको 105 ले लिया 100 के बदले। ये हमसे गलती हुई, ये हमारी एरर थी। तो इसमें जब हमने एरिया कैलकुलेट की तो ये एरिया जो है वो 105 स्क्वायर आएगी। जो भी नंबर 5 से एंड करता है उसका आप स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं। 5 स्क्वायर होता है 25, और बाकी जो ये नंबर है 10, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 इंटू 11 कितना हुआ? 10 इंटू 11 110। तो हमारी वैल्यू नई एरिया जो आ गई, जो गलती से आ गई, वो 105 स्क्वायर है, वो 11025 आ गई। अब ये एरिया इस एरिया से एक्चुअली कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है 1025 से। तो हमारी एरर है 11025 माइनस 10,000, जो कि हुई 1025। ये 1025 की हमारी एरर है। अब परसेंटेज एरर निकालेंगे इस फॉर्मूला से। तो परसेंटेज एरर हमारी एरर है 1025 अपॉन ट्रू वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी, ट्रू वैल्यू हमारी होनी चाहिए थी 10,000, तो डिवाइडेड बाय 10,000 और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब दो जीरोज हैं तो डेसिमल यहां से 1 पॉइंट 2 पॉइंट मूव करके यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.25%। सो हमारी परसेंटेज एरर जो हमको ने कैलकुलेट की वो है 10.25। अब 10.25 में नहीं दिया है, या 10 1/4 दिया है। 0.25 आप लोग जानते हैं 1/4 के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 1/4%। सो हमारा आंसर यहां पर 10 1/4% है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। ओके, moving on to the next question. Okay, if A's salary is 25% higher than B's salary, then B's salary is lower than A's by how much? A की सैलरी B की सैलरी से 25% ज़्यादा है, तो B की सैलरी A की सैलरी से कितने परसेंट कम है? अब ज़्यादातर लोग आप लोग सोचेंगे कि अगर 25% ज़्यादा है तो उसकी 25% कम होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आप इसको देखिए, ऐसे ट्राई करिए।
ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज़्यादा है, तो सपोज बी की सैलरी अगर 100 है तो ए की सैलरी 125 है, 25% ज़्यादा। 25% 100 का 25% होता है 25, सो 100 प्लस 25, तो ए की सैलरी 125 है। अब क्वेश्चन पूछा है बीस सैलरी हाउ मच परसेंटेज बीस सैलरी लोअर देन एज। याद रखिए परसेंटेज लोअर या परसेंटेज डिक्रीज is always given as bigger value minus smaller value upon bigger value into 100. B से बिगर वैल्यू, S से स्मॉलर वैल्यू, B बिगर वैल्यू, तो B बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू अपॉन बिगर वैल्यू इंटू 100। कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज लोअर, परसेंटेज लेस, परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन हो तो ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करिए, बिगर माइनस स्मॉलर अपॉन बिगर इंटू 100। तो यहां दोनों में बिगर वैल्यू कौन सी है? 125 माइनस स्मॉलर वैल्यू 100 अपॉन बिगर वैल्यू 125 इंटू 100। सो ये हुआ 25 अपॉन 125 इंटू 100। So we get 20%। तो यहां पर हमारा आंसर आ रहा है बी 20%। फिर से ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज़्यादा है, तो बी की 100 एज्यूम की, ए की 125 एज्यूम की। हमको देखना है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है। तो परसेंटेज लोअर या परसेंटेज डिक्रीज की का फॉर्मूला है बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू अपॉन बिगर वैल्यू इंटू 100। तो यहाँ 125 माइनस 100 अपॉन 125 बिगर वैल्यू इंटू 100। तो ये हुआ 125 माइनस 100 25 अपॉन 125 इंटू 100। सो 25 5 ज़ा 125 और 5 20 ज़ा 100, सो 20%। सो हमारा आंसर आता है 20%। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the month of January, the railway police caught 4,000 ticketless travelers. In February, the number of ticketless travelers actually rise by 5%. However, due to constant visit by the police and railway staff, the number reduced by 5%, and in April it further reduced by 10%. The total number of ticketless travelers caught in the month of April was। अच्छा, जनवरी में रेलवे पुलिस ने 4,000 लोग पकड़े बिना टिकट के ट्रैवल करते हुए। फरवरी में ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया 5% से, लेकिन पुलिस ने और रेलवे स्टाफ की निगरानी की वजह से उसके बाद वो कम हो गया मार्च में 5% से, और अप्रैल में वो 10% और कम हो गया। तो हमको पता करना है कि टोटल नंबर टिकटलेस ट्रैवलर जो अप्रैल में पकड़े गए वो कितने थे। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि पहले ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, नंबर ऑफ टिकटलेस ट्रैवलर्स थे, वो 4,000 थे, ये जनवरी में थे। अब फरवरी में 5% इसके बढ़ गए, इसका 10% होगा 400, 10% होगा 400, तो 5% इसका आधा होगा माने 200। तो फरवरी में ये 200 बढ़ गए, तो ये हो गए 4200। अब मार्च में ये 5% कम हो गए,
फिर से आप देखिए 4200 का 10% हुआ 420, तो 5% उसका हाफ, 420 का हाफ कितना होगा 210, 420 का हाफ होगा 210, तो आपकी मार्च में 210 कम हो गए, तो 210 कम हो गए तो कितने हो गए 3990। अब अप्रैल में 10% कम हो गए, अप्रैल में 10% कम हो गए, तो अप्रैल में इसका 10%, 3990 का 10% होगा, एक जीरो हटा दीजिए 399, तो 399 और कम हो गए। सो फाइनली अप्रैल में हमारी वैल्यू आ गई 3591। तो नंबर ऑफ टिकटलेस ट्रैवलर्स कॉट इन द मंथ ऑफ अप्रैल वाज 3591, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, तो हम डी पर मार्क करेंगे। ओके, सो दिस आंसर इज 3591। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना। The total population of a village is 5000. The number of males and females increased by 10% and 15% respectively, and consequently the population of the village becomes 5600. What was the number of males in the village? एक गांव है जिसमें पॉपुलेशन 5000 है, वहां पर मेल्स और फीमेल्स की संख्या 10% और 15% रिस्पेक्टिवली बढ़ जाती है, माने मेल्स की 10% बढ़ती है, फीमेल्स की 15% बढ़ती है, और अब पॉपुलेशन हो जाती है विलेज की जाके 5600। तो हमको जानना है कि शुरू में कितने मेल्स थे इस गांव में। अब सपोज नंबर ऑफ मेल्स x है और नंबर ऑफ फीमेल्स y है, तो इनिशियली x प्लस वाई जो था वो 5000 के बराबर था। ओके, अब मेल्स बढ़ गए 10%, तो x प्लस 10% ऑफ x, मेल्स बढ़ गए 10%, तो माने x था, पहले वैल्यू x थी, अब 10% और बढ़ गई, तो ये 100x प्लस 10x, तो ये हो जाएगी 110 अपॉन 100x, मेल्स की वैल्यू हो गई। फीमेल्स की सिमिलरली बढ़ जाती है 15%, तो फीमेल्स की पहली थी y और अब 15% ऑफ y ये बढ़ जाते हैं, तो अब वैल्यू कितनी हो गई 100y प्लस 15y, तो 115y अपॉन 100, ये हो गई वैल्यू। अब वो बोलता है कि टोटल वैल्यू हो जाती है 5600, माने 110 अपॉन 100x प्लस 115y अपॉन 100 इज इक्वल टू 5600। अब 100 को डिनोमिनेटर से निकालने के लिए, यहां पर फ्रैक्शन में से निकालने के लिए, ये पूरी इक्वेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 110x, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 115y, और ये 5600 में दो जीरोस ऐड हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 560000। तो हमारी ये वैल्यू एक आ गई।
प्लस 115y इज इक्वल टू 5 6 1 2 3 4 4 zeros। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन में से हमको x की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ मेल्स, तो हम y को एलिमिनेट करेंगे इसमें। तो y को एलिमिनेट करना आप जानते हैं कि y को इक्वल कर दें। अब यहाँ 115y है तो इसको भी 115 करने के लिए इसको होल को आप 115 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 115x प्लस 115y इज इक्वल टू 5 5 are 25, 11 5 are 55, 56, 57 एंड 3 zeros। और ये था 110x प्लस 115y इज इक्वल टू 5 6 0 0 0 0। अब सेकेंड इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 115y माइनस 115y ये कैंसिल हो गया। 115x माइनस 110x तो ये बचा 5x, और इधर बचा 15,000। तो हमको x की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 15,000 divided by 3 divided by 5 here. So 5 3s are 15, so 3,000। so हमारे मेल्स जो थे विलेज में ओरिजिनली x नंबर था उनका, दैट इज इक्वल टू 3,000। सो हमारी वैल्यू आएगी C 3,000। ओके, सो नाउ वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, study the following table carefully and answer the following questions. Subjects full mark 40 and above एक है, 30 and above है, 20 and above है, 10 and above है, और फाइनली 0 and above है। और इसमें हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। फिजिक्स में 40 and above 9 स्टूडेंट्स को मिला, 30 and above 32 स्टूडेंट्स को मिला, 20 and above 80 स्टूडेंट्स को मिला, और 10 and above 92 स्टूडेंट्स को मिला, और 0 and above माने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दी वो थे 100। सिमिलरली केमिस्ट्री में 40 and above 4 है, 30 and above 21 है, 20 and above 66 है, 10 and above 81 है, एंड 0 and above 100 माने टोटल 100 है। और फाइनली एग्रीगेट में माने फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिला के 40 and above लाने वाले 7 हैं, 30 and above लाने वाले 27 हैं, 20 and above लाने वाले 73 हैं, 10 and above लाने वाले 87 हैं, और फाइनली 0 and above लाने वाले 100 है। अब क्वेश्चन पूछा है, इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन फिजिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन फिजिक्स। माने फिजिक्स में हायर स्टडीज में जाना है तो कम से कम फिजिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम। तो कितने स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए जा सकेंगे? अब टोटल मार्क्स आप देखिए 60 है, 50, सो 50 के 60% तो ये होता है 30। तो जिन लोगों को 30 मार्क्स या अबव उससे ज़्यादा मिलेगा वो लोग फिजिक्स में हायर स्टडीज में जा सकेंगे। अब यहाँ टेबल में आप देखिए 30 एंड अबव में कितना आ रहा है, 32। तो 32 स्टूडेंट्स हैं जिनको 60% मार्क्स से ज़्यादा मिलेगा फिजिक्स में, तो वो 32 लोग हायर स्टडीज के लिए जा सकेंगे फिजिक्स में। तो इसका आंसर होगा बी 32। I hope you have understood. Okay, so we move to the next question now. Is the same table as in the last question. Study the following table carefully and answer the following questions. Subjects full marks are 50,
40 एंड अबव, 30 एंड अबव, 20 एंड अबव, 10 एंड अबव एंड 0 एंड अबव। माने 40 एंड अबव स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स को फिजिक्स में, 4 स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री में, और टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 7 स्टूडेंट्स को 40 से ज़्यादा मार्क्स मिले। इसी तरह 30 से ज़्यादा फिजिक्स में 32 को मिला, केमिस्ट्री में 21 को मिला और ओवरऑल 27 को मिला। 20 एंड अबव 80 को मिला या 66 को मिला और फाइनली ओवरऑल 73 को मिला। 10 एंड अबव में फिजिक्स में 92 लोगों को 10 एंड अबव मार्क्स मिले और 81 को केमिस्ट्री में 10 एंड अबव मिले और फाइनली एग्रीगेट टोटल ओवरऑल 87 को मिले। फाइनली टोटल तो 100 होना ही है, तो 0 एंड अबव सब में तीनों में 100 आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इज। नाउ लेस देन 40% मार्क्स, टोटल मार्क्स है 50 मार्क्स है टोटल, और 50 का 40% होता है 20। तो हमको चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स से कम मिला, अब अगर हम देखें 20 से ज़्यादा 73 को मिला, 20 से ज़्यादा 73 को मिला, तो 20 से कम कितनों को मिलेगा? 50 माइनस 73 और टोटल है 100, टोटल हो रहे हैं 100। सो 100 माइनस 73 जो होंगे वो उनको 20 मार्क्स से कम मिलेगा। तो 100 माइनस 73 27। सो 27 बच्चे होंगे जिनको एग्रीगेट में 40% मार्क्स से कम, दैट इज 20 मार्क्स से कम मिल रहा है। फिर से हम करें, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 मार्क्स हैं, उसके 40% हमको चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स, तो 50 का 40% हुआ 20। अब हमको चाहिए कि 20 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो यहाँ 20 ओवरऑल 20 से ज़्यादा मिल रहा है 73 को, और टोटल स्टूडेंट्स हैं 0 एंड अबव 100 है। तो अगर 100 टोटल में से 20 एंड अबव को माइनस कर देते हैं तो 20 के बिलो वाले आ जाएंगे। तो हमने 100 में से 20 एंड अबव 73 को माइनस किया तो 27 आ गए। तो 27 बच्चे ऐसे हैं जिनको 20 मार्क्स से कम मिल रहा है, दैट इज लेस देन 40 मार्क्स। तो इसका आंसर सी आएगा 27। ओके, सो नाउ we'll continue with this topic in the next session. That's all for today. Thank you.